तो पता चला कि एक दो चैप्टर समझ में नहीं, आगे से अगला चैप्टर कुछ समझ में नहीं आता। एक दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि हमको समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, आप बुक खोल के देखिएगा, बहुत सारा टॉपिक होगा जो हम लोग डिस्कस ही नहीं कभी किए, उसका नाम ही नहीं लिए, वो सब होगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, बस ये समझ लीजिए और आप पढ़ के आइएगा। करना क्या है कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या, जो लेन देन हम लोग करते हैं पैसे का, उसको बैलेंस करके रखना है। बैलेंस करने से क्या होगा, मतलब बोलने का ये है, बैलेंस करने का मतलब जैसे मान लीजिए आज आपका रुपी, और जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि ऐसा है कि 80 रुपीज बराबर एक US डॉलर है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस वे में है। ठीक है, ये बैलेंस एक बना हुआ है आज के डेट में, ये बैलेंस है कि 80 रुपया बराबर इतना होता है। बैलेंस का मतलब क्या, दोनों को बराबर रखना। तो बराबर ही क्या है आज के डेट में, 80 रुपया के बराबर $1 होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप न्यूज में भी सुनते हैं रुपया कभी कमजोर हो गया, कभी मजबूत हो गया। तो यहाँ पे जब पेमेंट का लेन देन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, मतलब जैसे मान लेते हैं एक एक सपोज कीजिए कि दुनिया में सिर्फ दो कंट्री है और कोई कंट्री नहीं है। एक साइड है इंडिया और दूसरे साइड है USA। ठीक है, इन दोनों कंट्री के बीच में पेमेंट का लेन देन होता है, मतलब कुछ पेमेंट इंडिया से USA में जाता है, और कुछ पेमेंट जैसे कुछ ना कुछ ऐसा काम हम लोग करते हैं जिससे पेमेंट इंडिया से USA में जाता है, और USA से पेमेंट कहाँ पे आता है, इंडिया में आता है। कैसा क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट किया, अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि वीट पे इंडिया ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे। यह है पता सबको। तो वीट पे बैन, अगर मान लेते वीट पे बैन नहीं लगता, तो क्या होता है कि इंडिया USA को वीट देता और बदले में इंडिया को क्या मिलता, पैसा मिलता। मतलब इंडिया अगर वीट एक्सपोर्ट करता तो यहाँ से USA से पैसा फ्लो के इंडिया में आता। ठीक है, या कुछ ऐसा काम होता। आप मान लीजिए कोई इंपोर्टेड या USA का कोई स्पोर्ट्स कार आप कोई इंडिया में परचेज कर रहा है, तो बदले में इंडिया से पेमेंट किधर जाएगा, USA में जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा हम लोग कार्य होते रहता है हर देश के बीच में, जहाँ से पेमेंट का लेन देन होता है। वो व्यापार के माध्यम से हो सकता है, एक्सपोर्ट के माध्यम से हो सकता है, सर्विसेज के माध्यम से हो सकता है, या डोनेशन के माध्यम से भी हो सकता है। बस पैसे का लेन देन होना चाहिए। मान लीजिए USA ने इंडिया को डोनेट किया पैसा, तो वो भी क्या डोनेशन दिया, तो भी तो पैसे का फ्लो हो रहा है। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दो कंट्री के बीच में जो पैसे का जो फ्लो होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, वो अगर बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो ऑटोमेटिक सारा चीज चेंज हो जाता है। मतलब बेसिकली ये बैलेंस जो होता है वो मेंटेन कैसे होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होता है। मतलब मेजर इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये भी बैलेंस खो देगा। ठीक है, तो बेसिक ये है कि कोई भी जैसे करेंसी है, ये जो करेंसी आपस में दोनों जो अभी के डेट में इतना डेट में बैलेंस है, इसलिए बैलेंस है कि कुछ लाख करोड़ का एक्सचेंज होता होगा इंडिया और USA के बीच में, और USA इंडिया के बीच में। ये बैलेंस जिस दिन ऊपर नीचे होगा तो ऑटोमेटिक इसका भी रेट ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप न्यूज में डेली सुनते होंगे कि ये या कभी घट के मान लेते हैं, ये घट के 82 हो गया या बढ़ के 78 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर 80 से 78 हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ा आगे चलकर लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कभी न्यूज में सुनेंगे कि रुपया मजबूत हो या बढ़ के बंद हुआ, तो बढ़ के बंद हुआ मतलब ये 82 नहीं हुआ या 78 हुआ। ठीक है, ये कैसे होता है सारा आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ना है हम लोग को। तो बेसिक ये चैप्टर के अंदर क्या है कि नाम से समझ, यहाँ पे लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट का आदान प्रदान होता है हर देश के बीच में, और वो बैलेंस अगर ऊपर नीचे हुआ तो ऑटोमेटिक सारा चीज उससे चेंज हो जाएगा। करेंसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, करेंसी आपका कितना वैल्यू मार्केट में रहता है वो चेंज हो जाएगा। तो यही हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे ये बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, जब बैलेंस ब्रेक होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है करेंसी पे। ठीक है, और इसके अंदर ये पेमेंट का जो लेन देन है, इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, या किसके किसके माध्यम से ये लेन देन होता है पैसे का। तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होता है, एक मेजर पार्ट होता है किसका, निर्यात का, एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी मतलब इंडिया और अन्य देशों के बीच में जो लेन देन होता है पैसों का, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कैसे लेन देन होता है, क्या क्या इसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद जब लेन देन ऊपर नीचे होता है तो कैसे करेंसी घटता या बढ़ता है। फिर करेंसी जो घटता या बढ़ता है ये भी किसी सिस्टम के अंदर बढ़ता या घटता है। तो इंडिया किस सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है,
उस सिस्टम के अंदर कैसे ऊपर नीचे होता है, कैसे इसको बैलेंस आरबीआई करके रख सकता है, ये सारा इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे वो कैसे खुलेगा पीडीएफ इकोनॉमिक सर्वे वाला। देखिए यहाँ पे जैसे बजट संबंधित आपको कुछ भी जानकारी लेना है, जैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट किया उसके बारे में कुछ भी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये फिजिकल डेवलपमेंट पड़ेगा, उसमें बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर यहाँ पे देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यही है। ठीक है, बीओपी में देखिए यहाँ पे क्या क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारा एक्सचेंज मतलब क्या, जो पैसे का जो वैल्यू जो कंट्रोल होता है वो एक्सचेंज के माध्यम से होता है, उसी के संबंधित है ये सब वर्ड। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के मतलब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सारा डेटा इसी में है आपको। जब इसका आप इंट्रोडक्शन या कुछ भी इसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा, जैसे इसके अंदर क्या क्या पढ़ना हम लोग देख लीजिए, यहीं से पता चल रहा है क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग आगे चल के आपको अभी बताया तो इसके अंदर अकाउंट्स होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सब अकाउंट को पढ़ना है, ये सब अकाउंट क्या होता है, कैसे पैसा आता है, कैसे मतलब उसको इक्विवेलेंट किया जाता है। फिर उसका लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, रिजर्व मतलब जिसको हम लोग मतलब आरबीआई इसको रखता है इसको बैलेंस करने के लिए, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट मतलब क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉलर और रुपी का जो वैल्यू ऊपर नीचे होता है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, एक्सटर्नल डेट भी उसी में आएगा। एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी बजट में पढ़े थे कि विदेश से उधार लिया, तो विदेश से उधार लिया तो उसमें भी क्या हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में पैसे का लेन देन हुआ, तो उससे भी लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में सारा आपको, अगर मान लीजिए आरबीआई का जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े उसके बारे में डिटेल में आपको जानना है, जानकारी लेना है, तो ये चैप्टर पढ़िए। ठीक है, जितना भी हम लोग को सिलेबस है सारा इसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में बहुत सारा चीज नहीं है। आप अगर पूरा मान लेते हैं ये 86 से लेके, ये जैसे ये चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड संबंधित है, आप 86 पेज से लेके 107 पेज पढ़ेंगे तो हो सकता है जितना इसमें दिया होगा उसको उसमें आपको 20% ही समझ में आए। लेकिन जब इसको दोबारा पढ़िएगा, एक महीने बाद पढ़िएगा, तो ये आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये आपको जब रिपीट रिपीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ऑटोमेटिक एक टाइम आएगा 2-3 राउंड के बाद जब आपको 100% समझ में आने लगेगा। और आप ये सोचिए कि फर्स्ट ही बार में 100% समझ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, जब तक आपका पुराना नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर तब तक। ठीक है, जो लोग 10th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं उनको हो सकता है ये सब चीज आसानी से समझ में आ जाए, जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं ये सब चीज समझने में दिक्कत होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। इसके अंदर जितना भी चैप्टर दिया हुआ है सब आपसे संबंधित है। देखिए ये इन्फ्लेशन से संबंधित हो गया, ये डेवलपमेंट है, ये एग्रीकल्चर, जो जो हम लोग चैप्टर आपको लिखवाए थे सिलेबस में, हर चैप्टर से संबंधित यहाँ पे भी एक चैप्टर है ना। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ये सर। ठीक है, तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। हाँ, लेट्स जाएंगे। ठीक है, अभी कंटिन्यू चलेगा, पानी बोलने नहीं वो नहीं कोई दिन। तो ये अभी खोले हुए जाता है, 87 नंबर पेज था, ये डायरेक्ट 87 नंबर पेज नहीं खुलेगा। अच्छा, कितने बजे एक टाइम फ्रेम बताए उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
देखिए जैसे मान लीजिए आप ये चैप्टर पढ़े, जैसे आप गए घर पे, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर इकोनॉमी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे ही आप पढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। ये प्रॉब्लम आपको पता है इस वर्ड का क्या मतलब होता है? नहीं पता है, तो यही सब बोल रहे हैं। जब स्टेप बाय स्टेप ये आप पहली बार आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ, तो जब आपको नॉलेज मिलेगा तो आपको समझ आएगा इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ऑटोमेटिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये है लिखा हुआ है क्या। क्या हो गया? नहीं, इस वर्ड का मतलब जनरली ये गुड्स के बारे में बात कर रहा है, सर्विसेज का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए पहली बार कोई एक डॉक्यूमेंट खोल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-21 Q1, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा है 2020 Q1 का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या मानेंगे? क्या कौन सा महीना माने, महीना बताइए। गलत है। हाँ, 4 महीना। देखिए, अब इतना देर में इतना कंफ्यूजन है आपको। तो यहाँ का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 2020 Q1, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 2020 का अप्रैल, मई और जून महीना का ये डेटा दे रहा है। तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब पहले आपको बेसिक पता ही नहीं रहेगा, आप पढ़िएगा क्या। आपको अगर ग्राफ देखना है तो यहाँ पे सबसे पहले ये सब चीज बेसिक, जो बेसिक ये सब समझ लीजिए। वाई ओ वाई का मतलब क्या होता है? ईयर ऑन ईयर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सॉरी ईयर ऑन ईयर भी होता है, यहाँ पे लिखा ईयर ओवर ईयर लिखा हुआ है, लेकिन जनरली ईयर ऑन ईयर भी होता है, सेम चीज का मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड ईयर ओवर ईयर। तो यहाँ पे ये सब चीज, जैसे अभी मान लेते हैं आप, सपोज ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं या लाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है Q2 ऑफ 2021। अब आपको ये समझ में, अगर आप बेसिकली आपको पता है Q1 Q2 Q3 क्या होता है, कौन कौन सा महीना आता है, तो आपको सोचने का मतलब, जैसे जैसे ही आप पढ़ेंगे, आप अगर कोई पहली बार पढ़ेगा, आप लोग पढ़ेगा तो बोलेगा, आप सोचिएगा Q2 कौन कौन सा महीना, दिमाग में चलेगा। लेकिन जब यही 2-4 बार आप समझ लीजिएगा Q1 Q2 Q3 किसको किसको बोलते हैं, तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा Q2 क्या मतलब क्या हो गया, ठीक है, किस मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए Q1 में कौन कौन सा महीना होता है, Q2 में कौन सा होता है, Q3 में कौन सा है, और Q4 में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में पूरा लिखा हुआ है, डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या, देखिए टारगेट है, क्या क्या इंडिया ने किया, तो यहाँ सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब इस चार्ट के देखिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया है उसमें टॉप 10 कमोडिटीज का यहाँ पे दिया है, सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट किया है। आप अगर आप ये सब डेटा, मैक्सिमम यही सब चीजों को शॉर्टलिस्ट करके लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखते के साथ आपको पता चल जाएगा किसका कितना शेयर है, किसका कितना परसेंटेज है, टॉप में कौन कौन सा है। ये आपको हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे पढ़ना है। वो हमको नहीं पढ़, वो आपको पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे कि कैसे पढ़ना है। तो ये जो यहाँ पढ़िए, इसको, ये टेबल है, आपको टेबल पढ़ने आना चाहिए ना। ये सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, टेबल का, टेबल किसके बारे में, टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज की, सबसे जो निर्यात किया गया उसमें टॉप 10 क्या क्या पदार्थ है। सबसे ऊपर क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल प्रोडक्ट का बात करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग डिवीजन है। एक बात किया गया है यूएस, इसका मतलब क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बिलियन से बात कर रहा है, ये शेयर परसेंटेज में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 19-20 में कितना बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पे डेटा दिया गया है। यहाँ पे 21 का, 20-21 का। उसके बाद आपको शेयर दिया गया है, कितना परसेंट का शेयर है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हर चीज लिखा गया है इन परसेंट, मतलब हर चीज के आगे आप समझ लीजिए कि परसेंट लगा हुआ है। तो आप टॉप 10 कमोडिटीज में देख लीजिए क्या क्या है। आप, हमको नहीं लगता आपको ये पता होगा कि ये सब चीज भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है और मेजर एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, आपको था पता?
अब देख लीजिए इंडिया का क्या क्या मेन मेन एक्सपोर्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब जब पढ़िएगा ना तो बहुत सारा चीज आपको दिमाग में क्लियर होगा, एक पिक्चर क्रिएट होता है इकोनॉमी के बारे में, कैसे इकोनॉमी होता है, क्या क्या चीज हो रहा है भारत में। आप सोचिएगा कि चैप्टर पढ़ेंगे और सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो बुक से बाहर निकलिए और रियलिटी के दुनिया में आइए, अगर इकोनॉमिक्स में आपको क्लियर करना है तो। ये तो फिर बाकी लोग जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। ठीक है, ये सब जब पढ़िएगा तो आपको बहुत, आपको पहले ही बोले 10 से 20% समझ में आएगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा नहीं। अगर वो भी समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये करना है कि पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जब पढ़ेंगे तब तो कुछ पता चलेगा क्या क्या होता है, देश क्या क्या कर रहा है। बस आपको बैठे बैठे आपको बस सजेशन देते रहते हैं, गवर्नमेंट ये कर रहा है वो कर रहा है, पहले आपको डेटा ही नहीं पता है क्या क्या आर्थिक रूप से होता है। ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अगर किसी को कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, उसके लिए जो बैंक वर्क करता है, उस बैंक उसके लिए स्पेशल बैंक होता है, उस बैंक का नाम क्या है, एक्सिम बैंक है। इसके बारे में कभी आज तक रिसर्च नहीं किया है। ये नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बैंक का मतलब कोई भी ऐसा व्यापारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, उसको अगर लोन चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से बैंक बना के दिया है। तो ये सब जनरली जो बैंक होगा एक्सिम का जो ब्रांचेज होगा आपको कोस्टल रीजन में मिलेगा, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेजर काम होता है। आपको पटना में ये सब नहीं दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक को, मतलब हमारा जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक का मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे एक्सपोर्ट मतलब अच्छा किया जाए ताकि इससे हमारा बूस्ट हो, मतलब बढ़े हमारा एक्सपोर्ट। यहाँ पे बताया गया है योजना के बारे में। ठीक है, क्या योजना लॉन्च किया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित। अब बात आया यहाँ पे, अब इंपोर्ट का बात हो, जैसे ऊपर में एक्सपोर्ट का दिया हुआ था, और देखिए मेजर इंपोर्ट भी है यहाँ पे कि इंडिया, हम लोग क्या क्या, मेरे यहाँ लिखा हुआ है टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज, क्या क्या अधिकतर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। आप जो एक्सपोर्ट का देख रहे थे वहाँ गोल्ड लिखा हुआ था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट में देखे तो गोल्ड था या नहीं था? हाँ, ज्वेलरी था वहां पे। तो देखिए, हाँ, पेट्रोलियम, देखिए वही तो बोल रहे हैं, पेट्रोलियम था, लेकिन वो दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पेट्रोलियम क्रूड, वहां लिखा हुआ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो दोनों का मतलब अलग होता है। तो यही सब चीज बेसिक बता रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता ही नहीं है कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या होता है, तब क्या पढ़िएगा? पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आप तो सोचिएगा वहां भी पेट्रोल है यहाँ भी पेट्रोल है, वहां लिखा हुआ है ज्वेलरी, यहाँ लिखा है गोल्ड, तो दोनों का मतलब अलग होता है। यहाँ गोल्ड का मतलब अलग है, वहाँ ज्वेलरी का मतलब अलग है। तो ये सब चीज पता रहेगा तब तो ये समझ में आएगा डॉक्यूमेंट। आपको समझिए गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, गलत लिखा हुआ है। ये ना सोचेगा कोई भी, वहां लिखा हुआ है ज्वेलरी, यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड, वहां लिखा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यहाँ लिखा हुआ है क्रूड। सबका मतलब होता है अलग अलग। गोल्ड का मतलब यहाँ हुआ कि रॉ गोल्ड का बात कर रहा है, वहां बात हो रहा है फिनिश गोल्ड का, मतलब जो वहां बात हो रहा है जो गोल्ड से ज्वेलरी बना उसका। यहाँ बात हो रहा है क्रूड ऑयल का, जो हम लोग कच्चा तेल निर्यात आयात किए, वहां बात हो रहा है पेट्रोल डीजल केरोसिन जो सेपरेट करके रिफाइनरी में बना वो। किसमें? तो यहाँ पे ये बात किया गया कि जैसे कहा डायमंड है, इंडिया डायमंड मेजर एक्सपोर्टर है इंडिया डायमंड का, लेकिन उसके क्या इंडिया इंपोर्ट भी, इंपोर्टर भी मेजर है। मतलब रसिया से मेजर इंपोर्ट रसिया से आता है इंडिया में, अनफिनिश डायमंड, उसमें फिनिश करते हैं फिर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो सेम प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पेट्रोलियम को इंपोर्ट भी कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे बस प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पेट्रोलियम भी दिखेगा, जो जो इंडिया में अब है ही नहीं तो इम्पोर्ट करके ही ना उसको फिनिश करेगा। कहाँ कोक लिखा हुआ है? यहाँ कोक का मतलब कोयला है, कोयला का मतलब उसका एक पार्ट है, ये सब वही है लिखा हुआ। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित यहाँ लिखा है प्लास्टिक रॉ मटेरियल, देख लीजिए। बेसिक देखिए, हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि आप ये सब पढ़िएगा तो कि आपका माइंडसेट एक डेवलपमेंट होगा आपका दिमाग में, आप सिर्फ सोचिएगा कि बुक पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं होना है, जान लीजिए। यहाँ पे आप लिखा हुआ है टॉप 10 कमोडिटीज का, जिसका क्या क्या है, कहाँ किस किस कंट्री से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है।
मतलब सबसे ज्यादा टॉप 10 सोर्स कहाँ है इंपोर्ट का, तो टॉप पे देख लीजिए कौन है। ठीक है, चाइना है, यूएई है, मतलब ये सब कंट्रीज हैं जनरली। यूएई, सऊदी, ये सब पेट्रोलियम के लिए टॉप पे है। चाइना क्यों टॉप पे है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं उधर से। यहाँ पे सब कंट्री से क्या क्या कितना कितना परसेंटेज में ट्रेड होता है, क्या क्या होता है, वो सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये सब चीज आप देख लीजिएगा, ये सब आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, ये सब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनविजिबल, अब इनविजिबल का मतलब क्या होता है? सर्विसेज के बारे में ये बात कर रहा है। जहाँ पे वर्ड लिखा है इंडिविजुअल, मतलब सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब चीज आपको बेसिक पहले पढ़ाया जा रहा है कि सबका मतलब क्या होता है। नेट इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब सर्विसेज सेक्टर का एक बात कर रहा है ये, जो भी हमारा सेवा सेक्टर है। ठीक है, करेंट अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि दो अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है। फिर देखिए एफडीआई, एफडीआई तो टर्म सुने होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको यहाँ पे क्या क्या उसके अंदर आता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारा यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दो अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या 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 सेक्टर आता है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है कि क्या क्या उसके अंदर आता है, देख लीजिए। फिर एक्सचेंज रिजर्व, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को? ये सब वर्ड आप लोग कभी सुने नहीं है पहले? ठीक है, ये सब समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है। फिर हम लोग एक्सचेंज रेट का थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट से ऊपर नीचे हो जाता है। अभी तक ये इसमें क्या लिखा हुआ था? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, ये सब। उसके बाद अब एक्सचेंज रेट का बात आ गया कि कैसे इस सब एक्सचेंज पे या पैसे का वैल्यू पे चेंजेज आता है। तो ये सब अपने घर पे जाइएगा, ये सारा पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, जितना समझ में आए उतना पढ़िएगा। बाकी हम लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। तो चैप्टर का क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन का, आइए, तो कहाँ से सब आ रहे हैं जब? हाँ, क्या हो गया? क्या बोलिए? इस इकोनॉमिक सर्वे है? एक बार पढ़ ले, क्या बताइए, हम देख लेते, बताइए। यहाँ पे ये मोदी और कीर्ति पत्र का जो 6.8 है, अपील है वो 5.6 से 6.8, सिर्फ 21 पैसा है। तो शेयर है ना प्रतिशत, मतलब हाँ, परसेंटेज में। लेकिन इसमें तो निर्यात 6.8 है, आयात में 5.0 है। तो उससे क्या मतलब है? काम तो कंजम्पशन भी तो कर सकते हैं इसका। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। तो इंडिया में जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ पार्ट इंडिया में भी तो जरूरी नहीं कि हर चीज 100%। जैसे इंपोर्ट आप कर रहे हैं तो उसका इंडिया में, जैसे मान लीजिए आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो 100% लोग थोड़ी नहीं इंपोर्ट करते हैं, हम लोग अपने नीड का 80% ही इंपोर्ट करते हैं, बाकी 20% या खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। उसको हम लोग देखते हैं, अभी क्लास के बारे में बात करेंगे उसके। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका?
बीओपी का भुगतान संतुलन का। तो भुगतान संतुलन में हम लोग को क्या करना है, मतलब यहाँ पे बेसिक हम लोग को क्या देखना है, तो हम लोग को ये देखना है कि मतलब दो पार्ट में वर्ल्ड को डिवाइड करना है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइडेड होगा वर्ल्ड, एक पार्ट होगा इंडिया और दूसरे साइड होगा रेस्ट ऑफ कंट्रीज या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब एक साइड रखें हम इंडिया को, दूसरे साइड विश्व के जितने भी अन्य देश हैं, ठीक है। तो इसके इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है कि भारत, एक साइड भारत है, दूसरे साइड विश्व के अन्य देश है, इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना कितना पैसे का फ्लो हो रहा है। मतलब एक पार्टी हो गया आपका ये और दूसरा पार्टी हो गया ये, इन दोनों के बीच में क्या पैसे का फ्लो है, मतलब इंडिया से कितना पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से कितना पैसा अंदर आ रहा है इंडिया के अंदर। इसी चीज को हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको क्या बताता है कि ये बेसिकली एक साल का ये डेटा देता है कि एक साल के अंतर्गत भारत और विश्व के जितने भी अन्य देश हैं उनके बीच में पैसे का क्या लेन देन हुआ है, उसी के बारे में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएगा। फिर आगे चल के उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस अकाउंट में आएगा, कैसे पैसा होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का डिफिनेशन लिख लीजिए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। लिखिए, हिंदी में लिखिए, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन किसी देश का, एक मिनट, भुगतान संतुलन किसी वर्ड में लिखिए, भुगतान संतुलन भारत और, भुगतान संतुलन ये किसी भी देश का और अन्य देशों के साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड हम लोग इंडिया में है तो इंडिया को ही लिखते हैं, ठीक है। या डिफिनेशन एक्चुअल में होता है एनी कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ, लेकिन हमको अपने समझने के लिए आसान भाषा में लिख लेते हैं इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग को डिफिनेशन कहीं भी एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, तो हम लोग अगर डिफिनेशन गलत भी लिखेंगे, अपने समझने के लिए आसान रूप से लिखेंगे, तो वो हम लोग के लिए चाहिए। अब ये डिफिनेशन अगर आप जाके कॉलेज में लिख दीजिएगा, इकोनॉमिक्स आपका है, तो वो गलत हो जाएगा, मतलब इन 100% करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो भी डिफिनेशन लिखवाते हैं वो आप उसको बुक से मैच कीजिएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेगा ही, ठीक है। इसमें लिखिए, भुगतान संतुलन भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच, भुगतान संतुलन भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच आर्थिक लेन देन का, के बीच आर्थिक लेन देन के, लेन देन का वर्णन देता है जो एक वर्ष में हुआ हो। क्या 3 दिन? लेन देन का वर्णन देता है जो एक वर्ष में हुआ है या हुआ हो, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली डिफिनेशन कैसे लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि भुगतान संतुलन किसी भी देश और विश्व के अन्य देशों के साथ, ठीक है, लेकिन हम लोग वर्ड यूज किए भारत। इंग्लिश में लिखिए, देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फाइनेंशियल, इज रिकॉर्ड ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, is record of financial transaction between India and rest of the world, between India and rest of the world in one financial year, ठीक है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका डिफिनेशन क्या होगा, एक देश और विश्व के अन्य देश, ठीक है। अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया है, कोई भी कंट्री के अंदर ये सारा चैप्टर पढ़ा जाता है, जितना भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारा चैप्टर हर किसी के लिए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ इंडिया का नहीं होता है, वो हर कंट्री का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में लोग क्या यूज करते हैं, रुपी यूज करते हैं। तो एक साइड है इंडिया और दूसरे साइड है
हाँ चाहिए। तो यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, मतलब यहाँ से पैसा कुछ जा रहा है और इधर से पैसा कुछ आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही हम लोग को पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब बेसिक यही है, इसी के अंदर डिटेल में जाना है, ठीक है। अब ये बोला गया कि जैसे हम लोग तो आपस में समझ रहे हैं कि रुपया का लेन देन हो रहा है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल में बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई यूएसए का आदमी है या वहां का कोई कंट्री का है, तो वहां पे तो रुपया चलता नहीं, वहां पे क्या चलता है, डॉलर चलता है, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है, तो हर कंट्री अगर अपना अपना करेंसी में डेटा बनाने लगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेटा सारा जो जाता है सर, हर कंट्री अपना सारा डेटा शेयर करता है आईएमएफ के साथ। तो जैसे इंडिया अपना शेयर करेगा डेटा किसके साथ, आईएमएफ के साथ, कि मेरा इतना एक्सपोर्ट है इतना इंपोर्ट है। यूएसए अपना करेगा, चाइना अपना करेगा, रसिया अपना करेगा, ठीक है। और हर डेटा को मैच किया जाता है, कहीं मिसमैच, क्योंकि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, दो देशों के बीच में लेन देन के बारे में वर्णन देता है ये। तो मान लीजिए इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हुआ, ये सही डेटा है या नहीं है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली नियम ये है या ये चला आ रहा है परंपरा कि जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो सारा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट बनाते हैं वो वर्ल्ड लेवल में बनता है, और हर कंट्री को अपना डेटा भेजना होता है आईएमएफ को, ठीक है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पे हर कंट्री अगर मान लेते हैं इंडिया अपना डेटा भेजा, वो तो किस में बनाया, रुपी में बनाया। अब आईएमएफ का अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मान लीजिए इतना लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ, तो अब वहां का आदमी को कैसे समझ में आएगा, वहां तो वो करेंसी चलता नहीं है, तो वो बैठ कन्वर्ट थोड़ी ना करेगा, उसके बाद वो कंपेयर करेगा। तो बेसिक ये किया जाता है कि वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा बनेंगे वो किसी एक करेंसी में बनेगा। करेंसी कौन सा होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का, मतलब डॉलर भी बहुत सारे कंट्रीज में चलता है, लेकिन हम लोगों को कौन सा कंट्री को, मतलब कौन सा करेंसी को स्टैंडर्ड माना गया है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर को, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चल रहा है, कनाडा में भी डॉलर चल रहा है, तो किस डॉलर को, तो उसको ऐसे लिखते हैं डिनोट, यूएस डी लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, या ऐसे लिखा जाता है यूएस, या तो ऐसे, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जितना भी ट्रांजेक्शन लिखना है वो सिंगल, जितने भी वर्ल्ड के कंट्री है सारे एक ही करेंसी को यूज करेंगे, कौन सा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, भुगतान संतुलन का, या ऐसे भी आप शॉर्ट में जो भुगतान संतुलन लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको बताएं शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में बीओपी भी यूज कर सकते हैं। देखिए बीओपी के अंतर्गत, बीओपी के अंतर्गत सारा मूल्यांकन अमेरिकी डॉलर के अनुसार किया जाता है या अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इंग्लिश में लिखिए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज यूज्ड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर या यूएसडी इज यूज्ड फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे नहीं, क्या लाइन है पूरा पढ़िए, आपको याद है क्या बोल, हाँ, यूएसडी इज यूज्ड फॉर, क्या लिखे हैं पूरा शुरू से, क्या लिखे हैं, ट्रांजेक्शन, तो यही तो, बस इतना ही लिखना है, यूएसडी यूज्ड फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बीओपी। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया, अभी आपको क्या बताएं कि हर किसी को अपना डेटा यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, मान लीजिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, कितना का एक्सपोर्ट किया, ये रुपीज में नहीं बताना है, ये डॉलर में मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये मेंटेन करके किसको भेजना है, आईएमएफ को। भेजेगा कौन, कौन भेजेगा, तो भेजेगा, हर कंट्री का नियम है कि हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो भेजेगा। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन हो गया, ठीक है, तो आरबीआई भेजेगा। तो लिखिए अगले पॉइंट में, लिखिए लिखिए आरबीआई के द्वारा, या ऐसे लिख सकते हैं आरबीआई, या ऐसे लिख सकते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, तो इसलिए डायरेक्ट आरबीआई लिख रहे हैं। तो लिखना होता, मतलब अच्छे लैंग्वेज में लिखने का क्या तरीका होगा कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा भुगतान संतुलन का
या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि आरबीआई के द्वारा आर्थिक बोल रहे हैं, भुगतान संतुलन का खाता बनाया जाता है। सेंट्रल, इंग्लिश में क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री is responsible for maintaining central bank of any country is responsible for maintaining balance of payment, या ऐसे भी लिख सकते हैं आरबीआई is responsible for maintenance of balance of payment। ये सर गए किधर है, तो वो बुला के लाइए। ये अब इसके बाद जो चैप्टर, इसके बाद जो टॉपिक है इसके अंदर अकाउंट का बात है, मतलब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी ट्रांजेक्शन होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, पूरा चार्ट समझना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल है नहीं, उसको डिटेल में देखना। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे बजट का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं पूरा चार्ट वाइज, कि रेवेन्यू अकाउंट अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग, सॉरी रेवेन्यू अकाउंट अलग है और कैपिटल अकाउंट अलग है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, एक्सपोर्ट सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट है, सर्विसेज है, टैक्सेस है, तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। तो उसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक क्लासिफिकेशन है, करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए लंबा टाइम चाहिए, कम से कम 1 घंटा चाहिए। उसके बाद ये क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक लिख लीजिए, भुगतान संतुलन का वर्गीकरण, इंग्लिश में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बीओपी। तो इसके अंदर कैसे कैसे पैसा को मतलब ये क्लासिफाई किया गया है, किस पैसे को कहाँ रखा जाता है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समझेंगे कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होता है। तो बेसिक ये है कि इसका ये जान लीजिए कि इसका 2 अकाउंट होता है, एक अकाउंट को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट, और दूसरे अकाउंट को कैपिटल अकाउंट। तो कुछ ट्रांजेक्शन होता है वो करंट अकाउंट में आता है और कुछ ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। यही हम लोग को समझना है, कैपिटल अकाउंट में किसको किसको रखा जाता है, करंट में किसको रखा जाता है, करंट वाले से क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था से, और कैपिटल वाले से क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भी देना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है, अपने मर्जी से कितना कर सकते हैं, बैंक अपने कितना परसेंट अपने मर्जी से खर्च कर सकते हैं। ये जो बैंक का मतलब आप सिक्योरिटीज का बात कर रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रख सकता है, कितना परसेंट मतलब डेली का ट्रांजैक्शन होने के 1 लाख, ठीक है, उसमें कुछ आरबीआई को देना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ेगा, पर डे देना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं, पर डे देना पड़ता है। आपको हम क्या बताए थे, सीआरआर एसएलआर के बारे में बताए थे कि सीआरआर यही बोल रहे हैं कि इतना, जैसे मान लीजिए सीआरआर है, सीआरआर मान लीजिए 4% है, ये 4% या डेली सेटलमेंट कोई ना होता है, इसका सब कुछ नियम कानून होता है। हम क्या बताए 4% किसका, ऑफ क्या, हाँ एनडीटीएल। अब इसका नियम है कि एनडीटीएल का जो मेंटेनेंस होता है पर डे नहीं होता है, इसका नियम हाँ बता रहे हैं। ये तो दिखाई देने लगी है, शुरू में बताएंगे तो कंफ्यूज कीजिएगा, सीरियस सब चीज और फिर जरूरत नहीं आती, बता दे रहे हैं कुछ नहीं। इसमें इसका क्या होता है, जैसे कैलकुलेशन होता है, मान लीजिए आज का फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए आज का फ्राइडे से स्टार्ट हुआ, इसके बाद एक और फ्राइडे आएगा, इसके बाद एक और फ्राइडे आएगा, मतलब एक का फ्राइडे क्या करना, मतलब एक फ्राइडे आज है तो